नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के किंग के बारे में। और इसको किंग कहें या ना कहें ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने वर्ड तो बोल दिया आपको किंग के बारे में। लेकिन स्टॉक मार्केट के किंग पता है क्या होता है? स्टॉक मार्केट के किंग का मतलब होता है जहां पे लगा होता है किंग। मैंने किंग किसकी बात कर रहा हूँ? ओनली किंग की बात कर रहा हूँ, अर्थात ब्रोकिंग की। जो स्टॉक मार्केट में जो पैसा कमाता है ना, वो एक तरह से पैसे कमाने के लिए जो मैकेनिज्म का यूज कर किया जाता है उसका नाम है ब्रोकर। नॉर्मली उसको हम एजेंट कहते हैं एक आम तौर के भाषा में। तो यदि शेयर के लिए काम करता हो तो उसको ब्रोकिंग कहते हैं, रियल एस्टेट के लिए करता है तो उसको एजेंट भी कहते हैं, रियल एस्टेट ब्रोकर भी कहते हैं। हर जगह पे कुछ ना कुछ एजेंट्स और ब्रोकर या दलाल, इसको तीनों शब्द को एक ही देखा जाए तो ये कहा जाता है। तो किंग जो बेसिकली है वो यही होते हैं। तो आज इसी किंग के दौरान हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है एंजल वन। दोस्तों पहले बता दूं, मैं किसी स्टॉक किसी ब्रांड्स को लेकर कोई स्पॉन्सर या प्रमोशंस नहीं कर रहा हूं। आज हम, क्योंकि ये स्टॉक जो है ना, एंजल वन कंपनी मार्केट में लिस्टेड है, एक ब्रोकर तो है ही। तो ब्रोकर के साथ साथ इन्होंने अपनी फंड रेज किया था मार्केट से, और अर्थात ये बीएसई एनएसई में लिस्टेड है एज ए लिस्टेड कंपनी। और इन्होंने फंड लेकर के क्या किया पता है? फंड लेके इन्होंने फाइनेंशियल सर्विस स्टार्ट किया। तो ये मत समझना जो केवल ब्रोकिंग की सर्विस में ही सब कुछ सब, यदि सबसे ज़्यादा पैसा होता, मैं एक्सेप्ट एक बात कहता हूँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा होता किसी के पास तो इसी के पास हो जाता ना। दुनिया के सबसे बड़े पैसेदार यही होता, क्योंकि सबसे बड़े बड़े ब्रोकर्स, ब्रोकिंग हाउस बैठे हुए, इनके पास ओवरऑल मार्केट के सारे नॉलेज होती है, हमारे मार्केट रिसर्च होती है। ऐसा तो नहीं है, सब अपने अपने बिजनेस में लगे हुए हैं। इनका काम है, इनका काम क्या है? इनका काम है आम, चाहे रिटेल्स हो या बिजनेस तक, कॉर्पोरेट तक हो, उनको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिस पे वो ट्रेडिंग कर सके और इनको कमीशन मिल सके। सिंपल सी लॉजिक है, कमीशन के लिए ये काम काज करते नजर आते हैं। अब आते हैं इस कंपनी के बारे में क्यों चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि ये कंपनी आपको देखने को आएगी, इनकी वेबसाइट्स पे देखने को मिला कि आप यदि रेफर करते हो किसी को इसकी वेबसाइट से, मतलब डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, तो एक तो इनका क्या है, एक आम इन्वेस्टर को भी बेनिफिट देता है। कहता है कुछ वॉचर्स देता है, कितना देता है मुझे नहीं आइडिया, कुछ ना कुछ देता होगा। यदि किसी के पास होगा तो मुझे आप बताना। और साथ में देखा गया तो ये बी एस सी एन एस पर लिस्टेड है, तो उसका पोटेंशियल क्या है, ये आगे एक्सपेक्टेशन प्लान लेके क्या बैठी है। क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग कितना है? 38% है। रेस्ट कौन है? पब्लिक। इसी की चर्चा करने वाला हूँ, जहाँ पे हम पूरे के पूरे इसकी जांच पड़ताल करने वाले हैं, एक तरह से कह सकते हैं स्टॉक की रिव्यू करने वाले हैं। जो एक ब्रोकिंग कंपनी जो कि किंग कहलाता है स्टॉक मार्केट को, उसका खुद का जो बिजनेस है वो किस हिसाब से कामकाज करती नजर आती है, और उसका क्या पोटेंशियल्स है मार्केट को लेकर के। क्या आप डायरेक्टली किसी कंपनी में शेयर लो, या इस कंपनी का शेयर लो, या इसके थ्रू शेयर लो, किस में कौन सा बेनिफिट नजर आता है, वो आप डिसाइड करके मुझे बताना, आप समझाना मुझे। चलिए, सबसे पहले करंट मार्केट प्राइस को मैं कट करता हूं, क्योंकि ये तीन फैक्टर से बनती है। पहला फैक्टर है फंडामेंटल, दूसरा फैक्टर है टी टेक्निकल, तीसरा फैक्टर एस। इन तीनों को ऐड ऑन करेंगे तो निकल के आता है करंट मार्केट प्राइस। तो हम इसको भूल जाएं, हम चलते हैं अगले कड़ी पे। अगले कड़ी क्या है? फंडामेंटल है। पहला बार फंडामेंटल क्या आते हैं? बुक्स तो वैल्यू कितना है? बुक वैल्यू है 362 का। इनके पास जो इंट्रेंसिक वैल्यू है, अर्थात जो अंडरलाइनिंग वैल्यू है, अंडरलाइनिंग एसेट्स वैल्यूशन है, वो काफ़ी बड़ा है। अर्थात वो 3450, तो उसको 3500 मानिए, और बुक वैल्यू से कितना गुना इंक्रीज करती नजर आती है। और इसके बेसिस पे यदि इसको कंपेयर करें तो देखिए जितना छोटा सा अमाउंट वैल्यूएशन निकल के आती है। इसके बाद अर्थात इनके पास एसेट्स अंडरलाइनिंग वैल्यू बढ़ बढ़ के बढ़ा हुआ है। डिविडेंड यील्ड 1.69% का। फेस वैल्यू नॉर्मली ₹1 से ₹10, 10 से ₹100 तक मैक्सिमम होता है। अब आते हैं इसकी नेक्स्ट कड़ी। नेक्स्ट कड़ी क्या कहती है पता है? नेक्स्ट कड़ी कहता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर ₹134 का करता है। अर्थात इनकी जो बिजनेस है, आपको जो किंग वाले सिस्टम में ब्रोकिंग सर्विस देता है उससे ये कमाता है, और उसी सर्विस से इनकी ईपीएस कितना? 134।
जिसकी बावजूद क्या पता है, जो करंट मार्केट प्राइस है उसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड करें तो नंबर ऑफ आपको स्टॉक पी निकल के आता है। और ये जो स्टॉक पी है ये इंडस्ट्रियल पी से थोड़ा सा बड़ा है, लगता है थोड़ा सा वैल्यूशन, यदि इसको इंडस्ट्रियल पी की तरफ से आंकलन करके देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू निकल के आता है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू से देखें तो अभी ज़्यादा वैल्यूशन नहीं देखने को नहीं मिलती नज़र आती है। अब आती है नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल कहती है क्या कंपनी के पास कोई डेट्स भी है, तो हाँ बिल्कुल है, 0.84 के आसपास है। करंट रेशियो है, तो करंट रेशियो भी है। और क्या है, तो इनके पास जो आर है वो 38.7, ROE कहती है 43.3, और प्रोमोटर्स होल्डिंग 35%। प्रोमोटर ने कोई प्लेस नहीं किया, अच्छी बात है। और प्राइस टू बुक वैल्यू करीब 6% 600 650% के आसपास का जंप कर चुका है, कहाँ से, बुक वैल्यू से। अब आते हैं एक जो हमने स्पेशल्स बनाया है उस पर ध्यान देने का प्रयास करते हैं। वो क्या है, हमने लिया है 3 आंकलन। वो आंकलन ये है, आप सोचिए, मैं एक बात कहता हूँ, थोड़ा गौर से समझिएगा। यहाँ पे कहते हैं ना ध्यान से समझने वाली बात। इनकी बिजनेस में यदि आप कोई ट्रेडिंग करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, तो ये क्या करता है, आपसे इंस्टेंटली आपसे चार्ज कलेक्ट करता है, अर्थात ब्रोकिंग चार्ज हो या कुछ भी चार्ज हो, इंस्टेंटली चार्ज कलेक्ट करता है। ठीक है, आगे चार्ज कलेक्ट करता है तो फिर इसका एयर वर्सेस सेल्स क्यों है, इतना इन्होंने सेल्स किया, उसका 11% इनका आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, लास्ट मंथ लास्ट टाइम का हो सकता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग डेटर पता है कितने दिन का है, इनका डेटर्स डे 41 डे का है। ये बात मुझे कई बार पछती नहीं है, पछती इसलिए नहीं है, जब आप इंस्टेंटली लेते हो पैसा तो डेटर्स कौन सा पड़ा हुआ है, 1 दिन का हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, 3 दिन में हो सकता है, राइट ऑफ देखा तो 1 सप्ताह का हो सकता है, डेटर्स 41 दिन तक पड़ा हुआ है, 2 महीने तक के आसपास। अब आते हैं दूसरी तरफ, दूसरा है एआर वर्सेस प्रॉफिट। एआर वर्सेस प्रॉफिट में इनका कहते हैं करीब 43% का इनका एआर पड़ा हुआ है, किसके बेसिस पे, प्रॉफिट के बेसिस पे। तो इनका ये थोड़ा सा, इन दोनों एंगल इनको थोड़ा सा नज़र आता है अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा डिक्लाइन नज़र आती है, जहाँ पे 40 दिन तक तो पैसा नहीं अटकता रहता होता होगा, क्योंकि जब के साथ प्रीपेड होते हैं इस पे तो पे लेटर का भी कुछ ऑप्शन है, लेकिन पे लेटर में तो फिर वो मार्जिन लेते हैं ना। आजकल नया ट्रेंड चला है, आपके पास 10,000 रुपये है तो आपको कितना टाइम्स, कई बार इक्विटी में 4 गुना देता है आपको, 10,000 के मतलब 40,000 का ट्रेड करने का मौका देता है कंपनियां, और कई बार आपको 10 गुना दे सकता है। अलग अलग कंपनी अलग अलग रूल्स रेगुलेशन मार्जिन की बात करती नजर आती है, और कई बार आपको इंटरेस्ट पे पैसे भी दे देंगे। चलिए, हम इसमें यदि, हाँ एक बात ये है, जो यदि कोई शेयर ट्रेडिंग करना चाहता है या इस, तो ये बेसिकली ये कंपनी जो है वो ये क्या प्रोवाइड करती है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ब्रोकिंग का। इस ब्रोकिंग के थ्रू ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक चाहिए डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट कौन खोलता है, डीमेट अकाउंट यही लोग खोलते हैं, डीमेट अकाउंट यही लोग खोलेंगे, फिर वो डीमेट अकाउंट कहाँ जाता है, या तो CDSL के पास जाता है, या फिर प्रोटीन के पास जाता है, क्योंकि NSTL था पहले, और एक्सचेंज के पास इंफॉर्मेशन जाता है, सारा के सारा इंफॉर्मेशन इधर से उधर ट्रांसफ़र होती रहती है। तो चलिए यहाँ की एक नज़र डालते हैं यहाँ पे इसकी कंपनी की तरफ, यहाँ पे इस कंपनी में क्या 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 करती है कंपनी। तो कंपनी कहती है एंजल वन, पहले एंजल कुछ और नाम था इसका, एंजल वन बाद में शायद बना है, कहती है एंजल वन इज a diversified financial service company. It is the primary engaged in the business of the stock, commodity and currency broking, institutional broking, providing margin trading facility, जो हमने पहले कहा जहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग देती है। इसके बाद डिपॉजिटरी सर्विस एंड द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द म्यूचुअल फंड, lending as a NBFC and the corporate, और इस तरह की चीज़ें सर्विस
निकल के आती नज़र आती है कंपनी। अब इसकी जो मार्केट पोटेंशियल है उसकी मैनेजमेंट जिसका ध्यान कहाँ पे है, इनका काम क्या है, काम है स्टॉक ब्रोकिंग, स्टॉक को ट्रेडिंग कराना, ट्रेडिंग करना। किसके लिए, एक खुद के लिए और इनके जो क्या कहते हैं इसको, जो इनके अंदर जो क्या कहते हैं जिसके पास जिनका अकाउंट्स होता है उनके उनके कॉल के बेसिस पे करना, उनको कॉल बेसिस पे काटना, ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो हम इसकी मैनेजमेंट में जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इनकी जो परफॉर्मेंस होती है उनकी सर्विस की बेसिस पे होती है, उसकी सर्विस के बेसिस पे देखने का प्रयास करते हैं, चलते हैं। और यदि सेगमेंट वाइज मिल जाए तो और अच्छी बात है, हमें ये पता चलेगा जो अच्छा इनका जो पोटेंशियल्स हैं वो अपनी ट्रेडिंग से ज़्यादा बेनिफिट कमाते हैं या दूसरों की ट्रेडिंग से कमाते हैं। तो चलते हैं इसको समझते हैं, एक नज़र कहाँ पे इसकी फाइनेंशियल्स की तरफ जाने का प्रयास करते हैं और फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले पीयर्स में एक बार कंपेयर करते हैं, क्योंकि क्या ये जो स्टॉक है, तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, या आर नियर अबाउट द सेम पर द कंपनी पोटेंशियल्स के बेसिस पे, जो कि इंडस्ट्रियल पोटेंशियल कहती है। तो जो इंडस्ट्रियल की पी कहती है 28 कंपनी का, वो कहती है 17.75 के आसपास। उसमें वैल्यूएशन क्या निकल के आती है इनका, एंजल वन का उससे थोड़ा सा बड़ा 18.81 के आसपास। और ICICI सिक्योरिटी कितना है, उससे कम है 14 पॉइंट। एक IIFL सिक्योरिटी उससे भी कम वैल्यूएशन पे देखने को मिला है। शेयर इंडिया सिक्योरिटी इससे भी कम देखने को मिला, यहाँ पे 14%, 14 का पी है। अब आते हैं दूसरी तरफ, वो है डेट्स का, तो कौन सी कंपनी ने कितना डेट्स रखा हुआ। एंजल वन के पास 0.84 के आसपास है, ICICI सिक्योरिटीज के पास क्या है, बहुत ज़्यादा 4.30। और ऐसे देखा जाए तो जो कि मोतीलाल ओसवाल है उनके पास भी 1.85। तो एंजल वन से बेहतर कौन लगता है, मोतीलाल ओसवाल, कि इनका कितना है, उससे तो कम निकल के आता है ना वैल्यूशंस। और अभी इन्होंने एक रिसेंटली बोनस भी दिया था कंपनी में, अच्छी खासी बोनस दिया था, उसके बाद प्राइसेस का थोड़ा सा सेटअप हुआ, तो इसमें ये देखने को मिला। इसके बाद हमने ये 3 फिगर आउट को लिया जहाँ पे डेटर्स को हमने समझने का प्रयास किया, किसके डेटर कितना पड़ा हुआ है। तो इसमें से ये देखा कि मोतीलाल ओसवाल के पास ये पड़ा हुआ है, और एंजल वन जो है, एंजल वन कहना कि ये कहना चाहता है, अर्थात इससे जो है वो डबल मोतीलाल ओसवाल के पास देखने को मिला है। और इससे सस्ता भी है, इससे कम भी है, यहाँ पे देखिएगा इससे कम भी है, इससे और कम देखने को मिला, जहाँ पे ये देखने को मिला जो शेयर इंडिया में और IIFL के अंदर। अभी IIFL भी काफ़ी बड़ा एक न्यूज आर्टिकल बना था जो संजीव मशीन को लेकर के, ये जो कि पंप एंड डंप वाले सिस्टम में कामकाज करती नज़र आती लोग से मार्केट को लेकर के। तो चलिए अब हम चलते हैं फाइनेंशियल में क्वार्टरली बेटा। तो क्वार्टरली डेटा कहती है जो नियर अबाउट द हमेशा इसकी क्या निकल के आती है, एक अच्छी सी रिवेन्यू देखने को मिली ओवरऑल टोटल सेल्स की बेसिस पे। और इसके बेसिस पे देखा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, नियर अबाउट द ज़्यादा होता है यहाँ पे कि सेक्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होना चाहिए शायद, और इसमें करीब 40% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आई। जब पे खर्चे कम होते हैं ना, एक ही लोग कितने सारे शेयर को देख लेते हैं, ऐसा हो सकता है। अब देखिए देखा जाए तो ये टोटल प्रॉफिट कितना था, 340 करोड़ का, जो कि इससे पहले देखा गया 340 करोड़ कभी नहीं बनाया। अर्थात यहाँ पे कंपनी लगातार टॉप पे कामकाज करती नजर आती है क्वार्टरली बेसिस में, एज वेल एज द ईयरली डेटा की तरफ देखें तो ईयरली डेटा क्या कहती है, ईयरली डेटा भी इसी आंकड़ों से करती है, जहाँ पे कंपनी पिछले साल 3,000 करोड़ था वो 40% इंक्रीज कर जाती है, उससे पहले 2,200 करोड़ था तो सीधे 800, मतलब 40% इंक्रीज कर देते हैं। तो लगातार 40% की यहाँ पे बोली वाली चलती नजर आती है वाई के हिसाब से लास्ट 3 साल में। इससे 40% करेंगे तो निकल के आती है 3,000, इसके बाद करते 40 तो निकल के आती है 4,200 रुपये, $4,200, 4,200 करोड़ के आसपास का। अब आते हैं इसके बाद प्रॉफिट में, प्रॉफिट में सबसे टॉप पे 1,126 करोड़। इससे पहले देखा जाए मतलब कंपनी लगातार एक प्रॉफिट मेकिंग बनती नजर आती है यहाँ पे।
आगे क्या कहती है इसके बारे में, कुछ की फैक्टर्स हैं पुरानी कुछ होस्ट होस्ट के डेटा के बेसिस पे, तो वो कहती है इसका जो सेल्स ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ अच्छा देखने को मिला, चलिए नियरली ओवर 3 साल में 40% तक गया था। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी 3 साल में देखने को ये मिला कि करीब करीब 55% तक गया था। स्टॉक प्राइस सीजीआर में कोई बड़ा फर्क नहीं था, क्योंकि ये मार्केट में कई बार उस हिसाब से रिएक्ट करती नज़र नहीं आती है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 10% से अच्छा है, तो मतलब 40% 42% था। तब ये तीन फैक्टर के चार पे हैं, तो तीन फैक्टर इनको अच्छा संकेत देता है। लेकिन स्टॉक की रिएक्शन क्या देखने को मिलती है, स्टॉक में गिरावट का पोजीशन था, हमेशा कंपनी ने डिविडेंड दिया है और गिरावट की पोजीशन था। फिलहाल ये सस्टेन करती नज़र आती है या फिर इसमें ऐसा गिरावट का सिचुएशन लगातार बनती नज़र आती है, इस पे हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं आगे चल करके। पहले एक नज़र डालते हैं इसके कहाँ पे, जहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स को रखा था, वो पॉइंट्स था किसका, प्रॉफिट का पार्ट को लेकर के और सेल्स को पार्ट को लेकर के। तो इसका प्रॉफिट और सेल्स रेशियो क्या कहती है, तो रेशियो में तो हम देखा कि 42 दिन पैसा देता है। टोटल डेटर्स कितना पड़ा था इनका, टोटल डेटर के तरफ में देखा था, टोटल डेटर है इनका 487 करोड़ का। और एक अच्छी बात ये है इस कंपनी में, आप यदि कैश और कैश इक्विवेलेंट को चेक करें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बहुत लगातार बढ़ती नजर आती है। कैश करीब करीब 10,000 करोड़ तक पहुंच गया, कैश एंड बैंक बैलेंस। जबकि रिजर्व बैंक सरप्लस लगातार बढ़ती नजर आती है। इसका जो ये हाँ एक चीज़ और देखने को मिले, जहाँ पे इनकी बोरोइंग्स काफ़ी बढ़ती नजर आई। बोरोइंग्स जो मार्च पिछले साल 1,700 करोड़ 787 करोड़ था, वो कितना चला जाता है, 7 × 28 3.5 टाइम, मतलब 350% क्या होता है, जंप कर जाता है। कहाँ से, इनके पिछले साल 23 से 24 के अंदर। क्या इनका कुछ इन्वेस्टमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट बारे में यदि कुछ बढ़ाया होगा तो। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे समझ नहीं आता, इन्होंने यदि इतना सारा बोरोइंग्स लिया 2500 करोड़ का, इनका इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट जो था वो भी झट निकल गया यहाँ से। तो ये शिफ्ट कहाँ किया, तो सब के सब लगता है कैश, अच्छा मार्च के अंदर कैश बिकवाली किया और कैश में सब आके फिर कन्वर्ट हो गया, फिर अप्रैल में उन्होंने चालू किया होगा। अर्थात उन्होंने उस टाइम में फ्रेम में उन्होंने कोई पोजिशन रखा नहीं क्योंकि मार्च की लास्ट में, इसलिए यहाँ पे जीरो देखने को मिल सकती है। आगे चलते इन्वेस्टमेंट की बात को लेकर, यहाँ पे हमने कहा कि 38% प्रोमोटर्स और 62% के आसपास जो पब्लिक है वो क्या सोचती है, क्या इस जो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है इसमें क्या बड़ी बड़ी डीआई अपनी पोजीशन तो नहीं बना के बैठा है। ऐसा भी होता है अक्सर, क्योंकि एक के ऊपर दूसरे डीआई अपनी पोजीशन बनाते नजर आती है। शेयर होल्डर में देखा गया तो शेयर होल्डर में जो इनके पास है वो उसमें लगातार अपनी पोजीशन को बिकवाली क्यों करते नजर आते हैं। अब एक तरफ से देखा गया कि प्रमोटर्स ने एक अपनी होल्डिंग को क्या क्या किया, 43% से कम हो गया। फिर लगातार 38, अर्थात अभी लास्ट क्वार्टर में दोबारा उन्होंने बिकवाली किया, अभी अप्रैल के अंदर आकर के, मार्च में तो था ही, अप्रैल में उन्होंने दोबारा बिकवाली कर लिया 3% के आसपास का नियर अबाउट। ये शिफ्ट कहाँ किया, ये शिफ्ट करता है किसके पास, शिफ्ट करता है डीआई के पास। ये लगता है डीआई के पास शिफ्ट करती नजर आती है। दफाई की बात छोड़ करके हम डीआई में जाते हैं, और डीआई में किन कौन से बिग बुल हैं, पे निपॉन्स लाइफ 4%, और एक मोतीलाल ओसवाल। अब देखिए एक ये ये खुद भी म्यूचुअल फंड्स और फंडिंग का कामकाज करते हैं, मोतीलाल ओसवाल। और इन्होंने एंजल वन के अंदर 2-2.5% की पोजीशन, 2.5% से ज़्यादा की पोजीशन बना के रखी है, और बाकी कोई निकल के यहाँ पे नहीं आया, सबके सब 1% से कम की पोजीशन में होंगे। पब्लिक में 32% में कौन कहता है, अब इसके अंदर पब्लिक में 32% में ढेर सारा नाम निकल के आता है। अब ये नाम्स क्या है, क्या इनके ग्रुप्स के हैं या कुछ ऐसे, तो देखा गया यहाँ पे देखा कि मुकेश गांधी, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं या इसको प्रमोट करते हैं, बैकएंड्स प्रमोट करने वाले। यहाँ पे देखा गया कि इनके पास केवल एक ही जगह पे इन्वेस्टमेंट है, मुकेश रमन लाल गांधी का, यहाँ पे एंजल वन के अंदर।
ऐसे ही देखा गया कि जो कि निशिता है, उनका भी एक ही जगह पोजीशन देखने को मिला। पहले ज़्यादा था, धीरे धीरे उन्होंने बिकवाली करती नजर आई। तो ये प्रमोटर थे या नहीं थे पता नहीं। फिर आते हैं भगत सिंह शाह। ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पोजीशन लगातार गिरती और बढ़ती नजर आई। और इसके बाद हम जानने के प्रयास करेंगे। यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा आता है, जो डेटा ये कहलाता है जब एक 2 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट में कितने इन्वेस्टर्स हैं, उसमें ये देखने को आए कि 2 लाख से कम की पोजीशंस में कितने हैं। नियरली 10% लोग ऐसे हैं पूरे स्टॉक के अंदर, जहाँ पे जो रिटेल्स ने 2 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं केवल केवल इसी स्टॉक में। अर्थात ये हो सकता है ना, कई बार इनकी प्रोडक्ट जो है बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के इनकी कंपनी में तो परफॉर्म करती नजर आती है, तो उनमें भी पैसा लगा लो। ऐसा हो सकता है लोगों ने किया होगा। अब आगे आते हैं इनकी और कुछ अपडेट की तरफ। और अपडेट क्या निकल के आती है यहाँ पे इस कंपनी का। यहाँ पे शेयर होल्डिंग के बाद हम देखने का प्रयास करते हैं, एक सेगमेंट के हिसाब से हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, सेगमेंट क्या कहना चाहता है, फाइनेंशियल में हम जाते हैं और रिजल्ट में हमारे पास सेगमेंट का आ गया तो बड़ा अच्छी बात है। फिर हम डिस्कस कर सकते हैं कम्प्लीटली जो सेगमेंट वाइज क्या पोजिशंस हैं इनका। तो यहाँ पे सेगमेंट वाइज में फाइनेंशियल रिजल्ट की बात कर रहे हैं, और फाइनेंशियल रिजल्ट में करते हैं ये 23-24 का। अब जून का भी आ गया डेटा, इसका जून 23 का डेटा देखने को मिली है यहाँ पे। और इसके बाद मार्च 24 का Q4 का ईयरली Q4 का डेटा देखने को मिली है। अब Q4 का डेटा क्या कहता है इसके बारे में, तो इसमें सेगमेंट के हिसाब से कुछ पता चल जाए तो अच्छी बात है। स्टैंड लॉन कहती है, कंसोलिडेट डेटा कहती है, और कुछ सेगमेंट वाइज नहीं डेटा आती क्या आती है। सेगमेंट वाइज आती है बैलेंस शीट में। यहाँ पे हम सेगमेंट वाइज एक देख सकते हैं, सेगमेंट वाइज क्या है इसका। सेगमेंट वाइज में एग्जैक्ट पता चलेगा जो इनका जो प्रॉफिट का पार्ट था वो कहाँ कहाँ से क्या आती है। तो इसमें ये देखने को मिला सेगमेंट वाइज में, जो इनका पास जो टोटल सेगमेंट में कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिला ही नहीं यार। यहाँ पे सबके सब जीरो क्यों दिख रहा है। 1/4/23 से लेकर 31 मार्च ऑडिटेड है, स्टैंड लॉन डेटा है। तो हम स्टैंड लॉन डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ, हम बात नहीं करने वाले कंसोलिडेट डेटा की। और कंसोलिडेट डेटा क्या कहना चाहता है इसके बाद, कंसोलिडेट डेटा सेगमेंट वाइज में कंसोलिडेट डेटा कहता है यहाँ पे कोई डेटा ही नहीं आता, सेगमेंट वाइज का कोई डेटा ही नहीं है बीएससी के ऊपर। तो ये फिर कैसे इसको कंपेयर किया जा सकता, बताइए। हम प्रॉफिट एंड लॉस में देख रहे थे और सेगमेंट वाइज देख रहे थे, कोई ऐसा डेटा हमें पास केवल और केवल यहाँ पे ये आती है जो ऑडिटेड, इसका रिजल्ट ये था। हाँ चलिए, अब यहाँ पे एक रिपोर्टिंग पीरियड तो आती है जहाँ पे कंपेयर किया जा सकता है जो आखिर हुआ क्या, कौन कौन सी इनकम इनके पास आती है। यहाँ पे देखने को ये है जो सबसे ज़्यादा इनके पास जो इनकम आ रही है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो आती है इंटरेस्ट इनकम। दूसरा दूसरा आता है फीस एंड कमीशन इनकम। और ये जो इनकम है ये बेसिकली किसका है, ये है स्टॉक ब्रोकिंग का। तो 2 तरह के इनकम इनके पास बुक नज़र आते हैं, जहाँ पे एक इंटरेस्ट इनकम जो कि इन्होंने जो लोन प्रोवाइड किया है, चाहे वो मार्जिन दे करके या उस तरह से। तो इनका मेन काम में देखा कि इनका जो ये है इतने करोड़ के आते हैं, या करीब 31,131 करोड़ों में है कि लाखों में है, इन मिलियन में है, अर्थात 3114 करोड़ का आता है। 14 टोटल देखने को मिला। इसके बाद टोटल ऑपरेटिंग इनकम इनका 364 का होता है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी हो जाता है ये। इसके बाद कुछ और चीज़ को देखा जाए, सेल ऑफ सर्विस की बात करती है, फाइनेंस कॉस्ट एक्सपेंसेस में सबसे पहले कहती है कि हमारा फाइनेंस कॉस्ट काफ़ी रहा है जहाँ पे उन्होंने कहा कि हमने जो पैसा लिया उसके ऊपर हमने फाइनेंस कॉस्ट भी दिया, और फीस एंड कमीशन चार्ज हमसे भी चार्ज हुआ जो कि 81,810 करोड़ का देखने को मिला है। इसके बाद कुछ और चीज़ें के बारे में देखें तो 100 तो कहती है इम्पैक्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करती है, एम्प्लॉय बेनिफिशियल एक्सपेंसेस की बात करती है, और अदर एक्सपेंसेस की बात करती नज़र आती है। कंपनी की ओवरऑल यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे डिटेल निकल के आती नज़र आती है, जो कि इसका चार्ट था। चलिए, हमने इसको समझने का प्रयास किया, एक नज़र डालते हैं इसके
कहाँ पे, इनके लेटेस्ट अपडेट में। लेटेस्ट अपडेट इसके बारे में क्या कहना चाहता है, कहता है डिपॉजिटरी कंप्लायंस अंडर सर्टिफिकेट अंडर द रेगुलेशन अदर्स डिपॉजिटरी। सबसे था क्वार्टर एंड 30 जून का, 30 जून का इनका क्या हुआ, जो कि इनका क्वार्टर एंड का रिजल्ट जो डेटा आया, 30 जून का तो डेटा आना चाहिए था ना, 4 जुलाई हो गया। तो क्या कहना चाहता है इसमें, ये एक अपडेट देता है, क्या कहता है, ये सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेशन ऑफ द डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट इन द रेगुलेशंस, रेगुलेशंस ऑफ द, जो इसके हिसाब से देखा गया, क्योंकि कहती है इनका जो लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इन द रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट ऑफ द कंपनी, इसका जो एजेंट है वो ये है, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर कौन है, लिंक इन टाइम्स निकल के आती है, जिनके पास ये इनका काम काज चलता नजर आता है। समझने का प्रयास किया। इसके बाद कुछ और बातें रेटिंग की बात करती है, कहती है इंटीमेशन रिगार्डिंग टू द गवर्नमेंटल सोशल एंड गवर्नमेंट्स रेटिंग रिपोर्ट्स, और इसके बाद कुछ और ग्रांट ऑफ द ऑप्शन फॉर द अंडर द एंजल एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स प्लान की बात करती नजर आती है, और कुछ तो और कुछ इसमें देखने को नज़र नहीं आती है। अब इसमें एक तरफ देखें, अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न में कहाँ तक की डेटा दिख रहा है, अर्थात इसका तो जून तक का आना चाहिए ना, जुलाई आ गया तो जुलाई में जून तक का किसका किसका डेटा अभी तक आया है, देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो रिजल्ट भी आए ना, आना चाहिए ना सबका अनऑडिटेड। दोस्तों, हमने बात किया जेंजल वन के बारे में, जो कि इसका मार्केट कैप से लेकर के हमने इसका ट्रेंडिंग तक की बात किया, जहाँ पे एज ऑन टाइम में इसका परफॉर्मेंस लेवल क्या दर्शाती है, एक साल में दिखाती है जो स्टॉक में करीब 100% का जंप नियर अबाउट 5 साल में हुआ है, एक साल में वही जंप कहती है जो हम 30% के आसपास जंप किए हैं, 6 महीने में स्टॉक की जंप में करीब 34% के आसपास की गिरावट देखने को मिली, ऐसे एक महीने में दोबारा देखूँ तो थोड़ा सा 4% चढ़ा, 5 दिन से लगातार एक चढ़ती नजर आती है, मतलब गिरती नजर आती है, मतलब 10% गिर गया, और एक दिन में देखने को मिला कि दोबारा ये क्या हुआ, ये कुछ रिएक्ट नहीं किया, न्यूट्रल के आसपास ही कामकाज करती नजर आई, जहाँ पे इनका ये जहाँ जहाँ पे एक चीज़ और देखना, ये सारा रिकमेंडेशन भी करते हैं, स्टॉक रिकमेंडेशन का काम भी करते हैं, सारे के सारे काम इसके देखने को मिलती नजर आती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।